जनरल मेथड हमने बताया था, क्योंकि मेथड ऑफ टीचिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग सबकी चर्चा नहीं करनी है। हायर एजुकेशन में ज्यादातर हम लोग जिनकी जरूरत पड़ती है उन्हीं की यूज करते हैं। टीचिंग को हिंदी में शिक्षण बोलते हैं, ठीक है। और टीचिंग से पहले हमारा आ जाता है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन ये लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से बना हुआ है। एडुकेटम ई प्लस डिको, ई का मतलब होता है फ्रॉम इनर, डिको का मतलब होता है टू आउटर। टू आउटर, ठीक है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो अंदर से बाहर की ओर चलता हो, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जो इनर टू आउटर की ओर ले जाता हो, ऐसा प्रोसेस क्या है? एजुकेशन है, शिक्षा है, ठीक है। और शिक्षा, अगर हिंदी में अगर बात करें, अगर तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, और शिक्षा का मतलब होता है सीखना अथवा सिखाना। और सीखना अथवा सिखाना, ये जो पार्ट है, इसमें जो सिखाने वाला पार्ट है, वही क्या है हमारा? वही हमारा है टीचिंग, ठीक है। जो लर्निंग वाला पार्ट है, ये हमारा टीचिंग। तो शिक्षा के एक तरीके से हम अगर देखें कि तो शिक्षा के दो ही चीजें हमें मिलती है शिक्षा की, एजुकेशन की। या तो वो सीखने के रूप में चलती है या फिर सिखाने के रूप में चलती है। तो जो टीचिंग है वो क्या है? कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। एक ऐसी प्रक्रिया जो कि छात्र और शिक्षक के मध्य में संचालित की जाती है, और उनके बीच की जो अंतरक्रिया होती है, अंतरक्रिया को अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरेक्शन, यानी कि इंटरेक्शन जो होता है, उनके बीच में जो कन्वर्जेशन होता है, जो बातचीत होती है, वही शिक्षण है। जो टीचिंग है, शिक्षण है, वो कभी भी एक मार्गी नहीं हो सकता। कहना चाहिए ये वन वे नहीं हो सकता। वन वे कम्युनिकेशन कभी भी टीचिंग नहीं कही जा सकती। वो भाषण हो सकता है किसी नेता के द्वारा दिया गया, या किसी टीचर के द्वारा क्लास में टाइम पास किया हो सकता है। टीचिंग का मतलब ही है जो कि टू वे कम्युनिकेशन जिसमें हो, जिसमें बातचीत हो, जिसमें हम कुछ कहें, बच्चे कुछ उसका जवाब दें, बच्चे कुछ पूछें तो हम उसका जवाब दें। और किसी भी टीचर की टीचिंग को और इम्प्रूव करने के लिए बच्चे भी अपने सजेशन दें, या बच्चे को उसका आंसर ज्यादा अच्छे से अगर आता है तो वो उसको सजेस्ट करे टीचर को कि सर इसका ऐसे भी हो सकता है। ये टीचिंग है। टीचिंग का मतलब कभी भी एक तरफ से नहीं हो सकता। टीचर बस पढ़ाता जा रहा, पढ़ाता जा रहा, पढ़ाता जा रहा। इसमें बातचीत होती है, इसमें तर्क वितर्क होता है, डिस्कशन होता है, ठीक है। टीचर पढ़ाएगा, टीचर प्रश्न पूछेगा, बच्चे जवाब देंगे, बच्चों की जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, तो वो उसका समाधान प्राप्त करेंगे, सोल्यूशन उसके जानेंगे। टीचिंग में हम लोग बेसिकली यही सारी चीजें हम करते हैं। और इसी टीचिंग के और इसी एजुकेशन के दो रूप बेसिकली पाए जाते हैं। एक तो इसका होता है वाइडर सेंस, और एक होता है आपका नैरोवर सेंस। नैरोवर सेंस, ठीक है। वाइडर एजुकेशन, किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, हमेशा दो ही रूपों में चलती है। या तो वो चलती होगी या तो चलती होगी वो वाइडर सेंस में। वाइडर का मतलब है अंग्रेजी में, हिंदी में व्यापक अर्थ में। और नैरोवर का मतलब है बहुत छोटे रूप में, बहुत संकुचित रूप में। तो एजुकेशन हमारी वाइडर सेंस में एजुकेशन क्या है, बताओ जरा थोड़ा, इनको बताओ। वेरी गुड, ठीक ठीक। मतलब इट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्क, और हमारे ये बिल्कुल लास्ट तक, मृत्यु तक चलती रहती है। यानी कि जीवन पर्यंत हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं, यानी कि हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी रियलाइजेशंस हैं, जो भी हमने जीवन में सीखा, जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीखा, या स्कूटी चलाना सीखा, या आपने घर में वॉशिंग मशीन चलाना सीखा, ठीक है। आपने कुछ भी सीखा, तो हमें नहीं लगता कि इसके लिए आपने कोई कोर्स किया होगा या कहीं पढ़ने गए होंगे फॉर्मली, लेकिन सीखा ना आपने, लर्निंग हुई ना, लर्निंग हुई ना।
तो लर्निंग अगर हुई तो ये लर्निंग का कौन सा सेंस है? वाइडर सेंस है, व्यापक अर्थ में। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है, और आप जीवन में आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते रोते गाते, किसी भी माध्यम से, कैसे भी, कोई स्लोगन पढ़ के, किसी रेलवे स्टेशन पर जाके, किसी ट्रेन में बैठ के दो लोगों की बातचीत सुन के, कहीं पे भी जो भी ज्ञान आपने ग्रहण कर लिया, नॉलेज आपने आत्मसात कर ली, ग्रहण कर लिया, वो ज्ञान ही आपका क्या हो जाएगा? वो आपका जो है वो वाइडर सेंस में मानी जाएगी कि टीचिंग हुई है। वाइडर सेंस में एजुकेशन, हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं अभी। जो शिक्षा के दो रूप होते हैं, एक शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है, एक शिक्षा का संकुचित होता है। तो व्यापक अर्थ में तो जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, जैसे भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, सब व्यापक ही अर्थ है। आप जीवन में जो कुछ भी, जितने भी अनुभव ले रहे हैं, किसी प्रकार के न्यूज़पेपर से पढ़ के, किसी मूवी को देख कर सीख रहे हैं, किसी सीरियल को देख कर सीख रहे हैं, किसी न्यूज को देख कर सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सारी प्रकार की जो एजुकेशन है, बहुत सारे हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, बहुत सारे टिप्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो चाय अगर गिर जाए तो हम लोग कैसे इसको सही करें, साफ करें। तो आजकल तो यूट्यूब पे तो कुछ भी डालो तो कुछ ना कुछ हर चीज का सोल्यूशन आ जाता है। तो ये, इसके कोई क्लास तो चलते नहीं। तो ये शिक्षा के जो सारी चीजें हैं, जैसे भी आप एजुकेशन को, जैसे भी आप शिक्षा को जैसे भी ग्रहण कर रहे हैं, ये सारे प्रकार जो शिक्षा के वाइडर सेंस से प्रभावित होते हैं। शिक्षा का नैरोवर सेंस क्या है? नैरोवर बताओ। ठीक ठीक ठीक। कहने का मतलब ये है कि हम लोग फॉर्मली एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हम समझते हैं, फॉर्मली, फॉर्मल एजुकेशन भी इसको बोलते हैं कि फॉर्मली एजुकेशन भाई यही है कि हम जिसमें एक बैग लेके जाएं, हम तैयार होकर जाएं, जहाँ पे एक टाइम टेबल हो, एक ड्यूरेशन हो, एक सिस्टम हो, एक एंट्रेंस हो, प्रॉपरली प्रेयर होती हो, प्रॉपरली क्लास क्लास चलते हो, छुट्टी होती हो, एक सिस्टम। जहाँ पे एक सिस्टम, देखो अभी हमने इतनी बात कही, इसमें कोई सिस्टम की बात नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं, कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं है, कैसे भी करके कोई बच्चा कहीं से भी कुछ भी सीख सकता। तो ये वाइडर सेंस और नैरोवर सेंस में क्या होगा? एक सिस्टम होता है। आप जैसे यहाँ पढ़ने आए तो एक सिस्टम से आए होंगे, ऐसे डायरेक्ट आप नहीं आ गए, सिस्टम से आप आए होंगे, आपने एडमिशन लिया होगा, बातचीत करी होगी, जो कुछ भी हुआ आप सिस्टम से आए। तो ये जो सिस्टम है, एक मतलब एक ऐसी शिक्षा की प्रक्रिया जो कि व्यवस्थित होती है, सिस्टमेटिक होती है, और इसका टाइम टेबल पहले से निर्धारित होता है, इसका ड्यूरेशन पहले से निर्धारित होता है। आपने मान लो बीए किया तो हमें पहले से पता है कि 3 साल का होगा, ठीक है। हर तीसरे वर्ष में इसमें एग्जाम होगा, या अभी जैसे सेमेस्टर हो गया तो सेमेस्टर के हिसाब से होगा। तो जो भी चीजें हैं पहले से निर्धारित होती हैं। ये डिग्री मिलेगी, पहले से पता होता है कि 45% पे सेकंड डिवीजन होगा, 60% पे फर्स्ट डिवीजन होगा, 33% पे पासिंग होगा, ठीक है। या कहीं कहीं या एमए में जैसे 36 होता है, 48 हो जाता है, बीएड एमएड में 48 हो जाता है सेकंड डिवीजन के लिए। तो ये अलग अलग प्रकार के जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, तो जहाँ पे नॉर्म्स जहाँ पे निर्धारित कर दिए जाए, मानक जहाँ पे बना दिए जाए, और जहाँ पे ड्यूरेशन हो, जहाँ टाइम टेबल हो। और इस शिक्षा की, नैरोवल शिक्षा की एक विशेषता ये है कि ये बहुत अनुशासन में चलने वाली, बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। भाई सिस्टमेटिक का मतलब ये होगा, जो चीज डिसिप्लिन्ड होगी वही सिस्टमेटिक होगी। जैसे ये लाइन इसमें बनी हुई है, तो ये बहुत सिस्टमेटिकली बनाई गई होगी। इसमें पहले नील से या किसी धागे से लकीर बनाई गई होगी, फिर ये बनाया गया होगा, एक सिस्टमेटिक है। और नहीं तो पेंटर चाहता तो ऐसे ही अपने अंदाजे से करता तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। तो ये जो है ये वैसे ही है, ये बहुत सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक चलती है। इसका कोई सिस्टम नहीं होता है कि लोग जो है, कोई राज मिस्त्री है या कोई मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, बहुत बड़ा मैकेनिक है, बहुत पैसा कमा रहा है, कोई टेलर है, बहुत पैसा कमा रहा है, और कोई उसमें क्लास है, स्कूल या कोई ऐसा कोर्स डिप्लोमा नहीं किया पॉलिटेक्निक का या किसी का, और बहुत अच्छा टेलर है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो ये सब शिक्षा के व्यापक असर प्रभावित वाले होते हैं। इनके पास कोई डिप्लोमा डिग्री इसकी जरूरत नहीं होती, इनका अनुभवी मतलब जो है सबसे ज्यादा होता है। हम्म। हम्म। देखो एक बात बता दें कि हाँ हाँ क्लियर कर देंगे। एजुकेशन के हमने देखो दो रूप बता दिए, व्यापक और संकुचित, ठीक है। अब ऐसे ही इसी एजुकेशन के तीन रूप मिलते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, इनफॉर्मल, और ये नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ठीक है।
लिख दिया। तो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो हमारी शिक्षा के नैरोवल सेंस से प्रभावित है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट किसका पड़ा है? नैरोवल सेंस का, यानी कि जो नैरोवल सेंस है इसके अकॉर्डिंग हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है। जो शिक्षा का जो वाइडर सेंस है इसके अकॉर्डिंग हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। अब हमारी नॉन फॉर्मल बची है अभी शिक्षा की, मतलब औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा जो हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ये शिक्षा का एक ऐसा प्रकार है जिसमें जो बच्चे या तो पढ़ने नहीं गए, या पढ़ने भी गए विद्यालय की चार दीवारी में गए लेकिन कुछ पढ़े नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे वृद्धों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए। और उसके अलावा जो जो प्रेजेंट सिनारियो है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हाँ, कि जो लोग नौकरी वगैरह कर रहे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं या पढ़ाई को और बढ़ाना चाहते हैं। भाई आर्मी में कोई भर्ती हो गया हाई स्कूल की डिग्री से, लेकिन वो चाहता है इंटर करें, फिर वो इंटर इंटर करे हुए वो सोचता है ग्रेजुएशन करें, हमको और आगे प्रमोशन करवाना है, कुछ कराना है। तो ऐसे लोगों के लिए जो या तो सरकारी सेवा में लग गए हैं या कहीं भी लग गए हैं, प्राइवेट लग गए हैं, लेकिन उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, मतलब क्लास प्रॉपरली जाने का, वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन तो एजुकेशन का एक प्रकार है, कोई सिस्टम इसमें नहीं है। तो उनके लिए नॉन फॉर्मल की व्यवस्था करी गई है। कहने का मतलब ये है कि ये शिक्षा ना तो नैरोवल है, ना तो नैरोवल है। नैरोवल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें नियमों की बाध्यता नहीं है, इसमें डिसिप्लिन की कोई बाध्यता नहीं है, कि भाई ना तो इसमें कोई व्यवस्थित टाइम टेबल होता है, ना कोई व्यवस्थित ड्यूरेशन होता भी है, जिसमें होता है उसमें होता भी, लेकिन कोई बाध्यता नहीं होती, बाउंडेशन नहीं होता। बेसिकली नॉन फॉर्मल एजुकेशन वैसे वही थी जो कि जिसके लिए कोई स्कूल कॉलेज विद्यालय नहीं हुआ करते थे, जिसके लिए जो शिक्षा प्रायः मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में टेंट लगा के मंदिर में कहीं पे भी शिक्षा दे दी जाती थी एकत्रित करके। इसके लिए कोई नियत स्थान की जरूरत नहीं थी। सुनिए, तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन थी, लेकिन हमने उसमें एक कॉन्सेप्ट और जोड़ लिया कि इसमें दूरस्थ शिक्षा को भी रख लिया। दूरस्थ शिक्षा इसीलिए रख लिया क्योंकि दूरस्थ शिक्षा देखा होगा, दूरस्थ शिक्षा में बाउंडेशन होती है लेकिन बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं होती नियमों की। तो ये जो नॉन फॉर्मल है, ये ना तो पूरी तरीके से नरोवल है, ना पूरी तरीके से वाइडर है, बल्कि ये इनके बीच की एक कड़ी है, इनके बीच की एक कड़ी है, ये समझ लीजिए। मतलब अब आप ये जो कह रहे हैं कि ये नैरोवल है, ये फिर वाइडर है, तो ना तो नैरोवल है ना वाइडर है, बल्कि हम इसको ऐसे ही कहेंगे कि ना तो ये शिक्षा के व्यापक अर्थ से ही पूरी तरीके से प्रभावित है, ना ही संकुचित अर्थ से ही प्रभावित है, बल्कि ये दोनों के बीच की कड़ी के तरीके से है। ठीक है, तो ये हमने शिक्षा की बात करी। अभी हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा की। ठीक है, हम इसी शिक्षा को ही हमने शिक्षा में का धातु लगा देने से वो शिक्षण बन जाता है। शिक्षा की वजह पता है, शिक्षा शब्द जो शिक्षा से ही बना हुआ है, शिक्षा का मतलब सीखना सिखाना होता है। तो हम लर्निंग, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि शिक्षण कैसे कैसे होता है, मतलब जो शिक्षण कैसे होता है, सीखने से मतलब सीखना ही शिक्षण है या और भी इसमें दिए होते हैं बहुत सारे ऑप्शन, तो क्या होता है, क्या होगा इसमें? सीखना क्या शिक्षण से ही होता है? फिर सीख तो आप ऐसे भी जाते हैं ना, मोबाइल चला रहे, कुछ ऐप वगैरह थोड़ा दिमाग अपना लगाया है, या कहीं भी कोई चीज सीखने में दिमाग लगा के सीख गए आप। तो ये सीखने के लिए जरूरी नहीं शिक्षण हो, ये जरूरी नहीं शिक्षण हो, लेकिन शिक्षण के द्वारा भी सिखाया जाता है। बहुत सारी चीजें आप अपने आप सीख जाते हैं जीवन में, और बहुत सारी चीजें आपको शिक्षण के माध्यम से सिखाई जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जीवन में जो कुछ भी सीखा वो शिक्षण से ही सीखा। हो सकता है कि संकुचित शिक्षा के माध्यम से जो भी आप सीख रहे हो उसमें से ज्यादातर आप शिक्षण के माध्यम से सीखते होंगे। लेकिन हायर एजुकेशन बच्चा पहुंचता है तो हमने बताया कि हायर एजुकेशन में टीचर का ज्यादा रोल ही नहीं होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल का बच्चे का विकास होता है, तो बच्चा खुद ही सीखता है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये जो हमने एजुकेशन के पार्ट्स बताए, वाइडर सेंस, नैरोवर सेंस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ये हमने तरीके बताए। यही जो है आपके, जब आप टीचिंग जब आप देखेंगे तो टीचिंग के भी आपको यही मिले, मतलब यही प्रकार मिलेंगे कि वाइडर सेंस में टीचिंग क्या है, लिखने की जरूरत ही नहीं, ऐसे समझा जाए। वाइडर सेंस में टीचिंग क्या है, नैरोवर सेंस में टीचिंग क्या है। जैसे कि हमने बताया कि वाइडर सेंस में एजुकेशन क्या है, वाइडर सेंस में एजुकेशन हमारी
वो है जो कि हमारे फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम बर्थ और मरने तक चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, मतलब जन्म से मृत्यु तक। या आपने कौन सा शब्द, क्या लाइन यूज करी थी, जो वाइडर सेंस एजुकेशन, क्या लाइन बताई थी? हाँ, लाइफ लॉन्ग कह सकते हैं, जीवन पर्यंत कह सकते हैं, वही चीज हो जाएगी। तो उसी तरीके से ये शिक्षा के लिए था। ऐसे शिक्षण, कि शिक्षण हमें जीवन पर्यंत होता रहता है। हम किसी जानवर से सीख सकते हैं, हम किसी इंसान से सीख सकते हैं, हम किसी भी माध्यम से सीख सकते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है। तो जो माध्यम है वही शिक्षण है। ऐसी धारणा हम दिमाग में अगर बनाते हैं तो वाइडर सेंस में वो शिक्षण हो जाएगा, कि हम किसी भी तरीके से कुछ अगर सीख रहे हैं कहीं भी, तो वो हमारा क्या हो गया, वो वाइडर सेंस का टीचिंग हो गई, यानी कि व्यापक अर्थ में शिक्षण हो गया। और नरवल अर्थ में क्या होगा, नरवल अर्थ में शिक्षण वही है कि जहां पे जो शिक्षण एक शिक्षक के द्वारा दिया जाता हो। ये क्योंकि बेसिकली जो हम टीचिंग की बात हम कर रहे हैं, या हम जो टीचर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कि हम भाई टीचर, अगर हम टीचिंग की बात करेंगे तो क्वालिटी ऑफ गुड टीचर आ जाएगा। क्वालिटी ऑफ गुड टीचर क्या हो, क्वालिटी ऑफ गुड टीचर तो तभी तो उसकी टीचिंग अच्छी होगी। क्वालिटी ऑफ गुड टीचिंग, तो टीचिंग करेगा कौन, टीचर। टीचर ही तो, टीचर का ही तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाउ टू बी ऑर्गेनाइज द इम्पैक्टफुल क्लास के लिए एक रोचक, प्रभावशाली और अंडरस्टैंडिंग क्लास बनाने के लिए टीचर की भूमिका होती है, रोल ऑफ टीचर ही होता है, तभी वो टीचिंग अच्छी होती है। तो हम लोग टीचर की तो बात ऑटोमेटिक आ ही जाएगी यहाँ पे। तो जब टीचर की बात आ जाएगी तो जो नैरोवल सेंस में जो टीचिंग है, नैरोवल सेंस में टीचिंग है, वो टीचिंग वही है कि जो कि क्लासरूम में टीचिंग होती है। यानी कि जहां पे इंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन का प्रोसेस संचालित होता हो क्लासरूम में, वो क्लासरूम ही हमारी जो है, मतलब ये मानी जाएगी कि हाँ उसी में टीचिंग चल रही है। ठीक है। तो नर्वस साइंस में टीचिंग क्या है, मतलब मतलब सॉरी, नर्वस टीचिंग क्या है, जो कि डायरेक्ट एजुकेशन, जो कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में आमने सामने चले, वही जो है वाइडर सेंस में है। ठीक है। नॉन फॉर्मल एक एजुकेशन का तरीका जरूर है, लेकिन इसमें टीचिंग का तरीका बिल्कुल अलग है। कभी कभी क्लास वगैरह इसमें चल जाती हैं, नहीं भी चल जाती हैं। कभी कोर्स ऐसे दे दिया जाता है, पत्राचार के माध्यम से भेज दिया जाता है, कभी ऐसा कोई सिस्टमेटिक नहीं होता, सब इसमें ऐसे ही चलता है। ठीक है। तो इसकी तो टीचिंग के लिए हम लोग बातें नहीं करेंगे। हम लोग जब टीचिंग की बात करेंगे, केवल टीचिंग वाइडर सेंस में केवल समझ लें हम, और जो हम वाइडर सेंस में टीचिंग अगर हम समझ गए, उसके बाद जो भी हम टीचिंग की बात करेंगे, वो हम सब बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे नैरोवर सेंस में। हम नैरोवर से, आप भी जैसे आप पढ़ने आए तो नैरोवर सेंस में पढ़ने आए भाई, आपको ज्ञान का जो, मतलब जो संचरण है, संवहन है, संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, तो वो आप कहीं से भी ले सकते थे अगर केवल व्यापक से आपको पढ़ना होता। आप पढ़ने अगर आए हैं तो आपको तो लगता होगा ना कि हाँ, कि हम टीचर से पढ़ेंगे तो टीचर हमें ज्यादा बताएगा। तो ये सारी फॉर्मल एजुकेशन है, और ये सारी जो है वाइडर सेंस में टीचिंग के कॉन्सेप्ट को निकालती है, फाइंड आउट करती है। जो हमारे वाइडर, जो हमारे सॉरी जो जो नैरोवर सेंस है उसको फाइंड आउट करती है, उसको निकालती है कि हमारे की संकुचित अर्थ में टीचिंग क्या हो सकती है। ठीक है। इसमें जो लेवल है, जो लेवल ऑफ टीचिंग है, वो हम लोग देखते हैं। ये तीन होते हैं, बताएंगे आप? शिवानी ना? हाँ बताओ, आपका नाम, आपका बहन है क्या? एक ही जैसा नाम लग रहा है ना। चलो बताओ। ठीक है। चलिए, ये तो खैर हो गया प्री एक्टिव और एक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है। सॉरी, एक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। तो,
मतलब जो हम टीचिंग जो भी करते हैं तो वो तीन पार्ट में ही बांट के हो सकती है, तीन पार्ट्स में। वो तीन पार्ट्स हैं हमारे। हम जो टीचिंग क्लास में करने जाते हैं तो वो वाला हमारा बीच वाला पार्ट है, जो कि डायरेक्टली हमें दिखाई पड़ता है। हम टीचिंग के कॉन्सेप्ट में उसी को लेते हैं और हम उसी के बारे में सोचते हैं शायद कि ये टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, यही टीचिंग है। ठीक है। लेकिन उससे पहले भी एक टीचिंग का फेज होता है, उसको बोलते हैं प्री एक्टिव फेज। ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग पूर्व शिक्षण चरण बोल सकते हैं इसको। ठीक है। ये बेटा स्टेप्स करके लिखा, स्टेप्स ऑफ टीचिंग क्या लिखा है? नहीं लिखा, इसके ऊपर क्या हेडिंग क्या लिखी थी आप देखो। स्टेप्स होगा ना, वही हम कह रहे हैं। हाँ, ये स्टेप्स ही हम एक्चुअली लेवल ऑफ टीचिंग कुछ और बताना चाह रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा हम स्टेप ही बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीन स्टेप होती हैं, प्री एक्टिव, एक्टिव और पोस्ट एक्टिव। ठीक है। ये हम लोगों ने काफी 3 4 5 क्लास में धीरे धीरे करके किया था, और ये वाला जितना बताया ये भी 2 3 क्लास का था। तो आप लोगों को सर ने बताया कि थोड़ा सा आप लोगों को कर दे रहे, और इनका भी थोड़ा सा लेट ही आप भी आए थे। आपको तो उस दिन थोड़ा सा बताया था वैसे, लेकिन तब तक बच्चे आ गए थे। तो थोड़ा सा हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको क्या नोट करना है अपने हिसाब से नोट कर लेना। ठीक है। प्री एक्टिव फेज में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक तो हम करते हैं इसमें, इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रिपरेशन। ठीक है। हमें जो हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो एजुकेशन है, किसी भी देश की हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ठीक है। और हम लोग कोई भी काम करने जाएं, हम उसके एम और ऑब्जेक्टिव हम बनाते ही बनाते हैं। इसमें देखो दो चीजें बताई होंगी, इसके दो पार्ट बताए होंगे, कौन कौन से बताए थे देखो जरा। हाँ, निर्णय लेना, ठीक। तो बेसिकली हम इसमें जो है ये वाला जो पार्ट है, इसमें हम लोग शिक्षा, हम थोड़ा सा किताबी भाषा से अलग थोड़ा सा व्यवहारिक बताते हैं। ठीक है। बाकी किताबी वाला भी पूछ लेंगे। रिएक्टिव फेज में हम करते क्या है कि हम कोई भी काम करें, हमें एक मकान बनना है मान लो, तो मकान बनवाने के लिए अब आपका एक उद्देश्य ये हो गया कि आपको मकान बनवाना है, तो ये तो एम हो गया। इसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ऑब्जेक्टिव और एम ऐसे सुनने में तो लगता है कि सिनोनिम है, एम ऑब्जेक्टिव गोल, ऐसा लगता है कि सब सब सिनोनिम है, लेकिन सिनोनिम नहीं है, इनमें अंतर है। मकान आपको बनवाना ये आपका एम हो सकता है। ऑब्जेक्टिव आपके क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव आपके होंगे कि आपको सीमेंट कैसे लाना है, मिस्त्री कहां से करना है, मजदूरी कहां से करनी है, पैसे कहां से इंतजाम करना है, क्या कैसे क्या करना है, जो उसके छोटे छोटे स्टेप्स जो बनते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। और एक शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण के ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, क्योंकि शिक्षण शिक्षण थोड़ी देर का होगा, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य व्यापक होंगे। अब शिक्षा का उद्देश्य है मान लो कि भारतीय संस्कृति का विकास करना, संवर्धन करना, संरक्षण करना, चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना। तो ये तो चूंकि हम लोग इंडियन कल्चर के हिसाब से बता रहे हैं, तो इसीलिए आपको हम थोड़ा सा अपनी भाषा में ही समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये तो शिक्षा का उद्देश्य, क्योंकि क्लास में प्राप्त हो सकते हैं क्या, क्लास में किसी बच्चे का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है, होल डाउन डेवलपमेंट हो सकता है क्या स्टूडेंट का? नहीं हो सकता है। तो ये उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, बच्चे का चरित्र निर्माण करने के लिए छोटी छोटी सी मोरल स्टोरीज बताई जाएंगी, कुछ एक्टिविटीज कराई जाएंगी, कुछ चैप्टर कराए जाएंगे। तो ये क्या होता है कि एक बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे जो उद्देश्य बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है। जो टीचिंग है, जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो टीचिंग के होंगे, शिक्षण के। इसीलिए शिक्षण के उद्देश्य हम बोले हिंदी में तो शिक्षण के उद्देश्य ही बोलेंगे, लेकिन वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होगा। और शिक्षा के उद्देश्य बोलेंगे, भाई शिक्षा के उद्देश्य शिक्षण के उद्देश्य, तो कायदे से तो शिक्षा की अंग्रेजी एजुकेशन हो गई और शिक्षण की टीचिंग हो गई। तो एम ऑफ टीचिंग होना चाहिए, एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है कि जो कि कम समय में पूरा हो जाए। आपको मान लीजिए बीएड करना है, जैसे सपोज दैट, तो अब आपको बीएड करना है, आपका उद्देश्य हो गया। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे?
आप पहले तो देखे रहोगे कि फॉर्म कब निकले, फॉर्म कब निकले, तो पहला तो ये उद्देश्य, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, पता चल गया। फॉर्म निकल गया 26 जनवरी से और 10 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट देख लिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि फॉर्म भरना, फॉर्म भरना, फॉर्म भरना। जब तक फॉर्म नहीं भरा तब तक दिमाग में वो चलता रहता है। तो जो चलता रहता है दिमाग में वही ऑब्जेक्टिव है, वो एम नहीं है। क्योंकि एम तो वो है, उस एम को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं एकदम उड़ के एकदम से हो जाएगा। फिर आप फॉर्म आपने भर दिया, फिर आपका तीसरा एंट्रेंस की डेट, एंट्रेंस डेट भी पता चल गई, फिर आपने एंट्रेंस दे दिया, फिर रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। तो ये जो स्टेप जो हो रही है ना बार बार, और उनका फाइनली क्या है कि फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, आप एडमिशन ले लेते हैं जाके। तो यही आपका उद्देश्य था और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके बने। तो ऐसे ही टीचिंग का सिस्टम है कि टीचिंग में बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उसका मेंटल डेवलपमेंट किया जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट किया जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट किया जाएगा, मोरल डेवलपमेंट किया जाएगा, कैरेक्टर बिल्डिंग करी जाएगी। तो एक चीज एक से तो होगा नहीं, फिलोसफिकल डेवलपमेंट किया जाएगा और उसका कल्चरल डेवलपमेंट किया जाएगा। तो डेवलपमेंट की तो कोई था नहीं है। तो हम इनमें से किसी एक ही को तो लेंगे, किसी एक को ही तो कर पाएंगे एक टाइम में। भाई फिजिकल एजुकेशन की क्लास है तो उसमें पीटी, योगा, शारीरिक विकास, जिम और जो कुछ भी हो सकता है उसमें कराया जाता है, व्यायाम कराया जाता है, शारीरिक शिक्षा दी जाती है। मेंटल डेवलपमेंट की क्लास में रीजनिंग की, तर्क वितर्क की, वाद विवाद की, ग्रुप डिस्कशन की, मेंटल डेवलपमेंट का विकास किया जाता है। उस टाइम हम अपने शरीर का भूल जाते हैं कि हमारे कहाँ हाथ पर दिमागी केवल चलता है। तो मेंटल डेवलपमेंट उससे होता है। तो ये टीचिंग के ऑब्जेक्टिव हैं अलग अलग। ठीक है, हम जब कोई क्रिएटिविटी की बात करते हैं, चाहे हम सेलेक्ट मेकिंग की बात कर, सेलेक्ट मेकिंग की कहें, क्या करेंगे उसको, मतलब सजाने की बात हम करें, मतलब है ना, डेकोरेशन की बात करें, ठीक, डेकोरेशन की बात करें, या हम ड्राइंग करने की बात करें, हम किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी की बात करें जो हमको खुद ही नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते कभी कभी हमें खुद नहीं पता होता है, हम लास्ट वाला पेज खोलते हैं और पेन से हम कुछ डिजाइन वगैरह बनाने लगते हैं, कुछ ऐसे बनाते चले जाते, कुछ पता ही नहीं क्या है। तो ये जो प्रवृत्ति है, जो एक नेचुरल टेंडेंसी है, ये हमारे सृजनात्मक विकास को, हमारे क्रिएटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। तो इसके लिए ड्राइंग बना दिया गया। ठीक है, कुछ खटर पटर और मैकेनिक टाइप की चीजों के लिए वो संबंधित कला, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला बना दिया गया। ठीक है, या लड़कियों के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इस टाइप की चीजें ज्यादा इंटरेस्ट उनको, टेडी बियर बनाने में सब ज्यादा आता। तो ये सब एक अलग टाइप का उसमें कर दिया गया है। ठीक है, और या जैसे कि एनसीसी की क्लास होती है, अच्छा लगता है किसी को, ज्यादा देशभक्ति और ज्यादा थोड़ा सा अनुशासन ज्यादा अच्छा लगता है, एनएसएस की कर दिया गया कि सामाजिक सेवा के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, देखो अगर आप अगर 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 आप मतलब अगर आप सोचो, अगर तो सबके टीचर अलग होते हैं, सबकी टीचिंग टेक्नोलॉजी अलग होती है, टीचिंग मैथडोलॉजी अलग होती है, ट्रेनिंग देने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये टीचिंग के सारे ऑब्जेक्टिव हैं और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही टीचर पढ़ाता है। ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अगर बच्चा खुद ही पूरा कर लेगा तो उस टीचर की जरूरत ही फिर क्या है। तो यही टीचिंग है कि टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस विषय का ऑब्जेक्टिव होगा। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, और आज हम पढ़ाने आए हैं आपको विद्युत बल्ब। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, विद्युत बल्ब। क्या विद्युत बल्ब पे ज्ञान देने से क्या संस्कृति का विकास हो जाएगा, क्या वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास हो जाएगा, कि राष्ट्र विकसित हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर उस क्लास का, पर्टिकुलर उस टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है, हमें इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब के बारे में बताना है कि विद्युत बल्ब इसमें निर्वात होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, ये अर्थ होता है, ये फेस होता है, न्यूट्रल होता है, ऐसे जलता है, 220 से ज्यादा फ्यूज हो जाता है। हम सब उसकी क्वालिटीज बताएंगे। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, आज विद्युत बल्ब बताया, कल हमने आपको प्रतिरोध के बारे में बताया, परसों हमने आपको धारिता के बारे में बताया, नेक्स्ट फिर अगला चैप्टर हमारा एक विमीय विश्लेषण का आ गया, फिर आगे हम और कुछ करते चले गए, रेडियो एक्टिविटी आ गया, और ऐसे करते 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 छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव होते होते हमारा एक एक एम पूरा हो गया। वो एम था फिजिक्स का पूरा ज्ञान देना। तो ऐसे ही सारे चैप्टर्स हमारे, सारी चीजें हमारी होती हैं, और हमारा जो गोल होता है वो हमारा बहुत मतलब ब्रॉड होता है कि हम उसको और ऊपर तक निकल जाते हैं। मतलब गोल और एम तो वैसे तो खैर सिनोनिम ही मिलेंगे आपको, लेकिन हम लक्ष्य को और ज्यादा ऊपर का मानते हैं। मतलब प्राप्त उद्देश्य, उद्देश्य और लक्ष्य,
लक्ष्य तो बहुत ऊपर, मतलब बहुत उद्देश्य का मतलब ही होता है, उद्देश्य को संधि विच्छेदन उत धन दिश, उत का मतलब होता है ऊपर की ओर, दिश का मतलब दिशा, यानी कि जो ऊपर की ओर संकेत करता हो, नीचे की ओर नहीं, निरंतर ऊपर बढ़ने की बात करें, वो उद्देश्य होता है। तो हम लोग मतलब एम के प्रोस्पेक्टिव में, उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में हम लोग टीचिंग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, और यही टीचिंग ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे के ज्ञान स्तर का विकास करना, बच्चे के बोध स्तर का विकास करना, बच्चे में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना, बच्चे में कौशल जागृत करना, बच्चे में तकनीकी के प्रति प्रेम जागृत करना, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो ये कुछ भी हो सकता है। हमने मान लीजिए साइंस का उदाहरण दिया, आप आर्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर साहित्यिक अभिरुचि का विकास करना, रसानुभूति का विकास करना, भावानुभूति का विकास करना, तो बच्चों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करना, बच्चों में साहित्यिक प्रेम उत्पन्न करना। तो किसी भी विषय का कुछ भी हो सकता है। हम लोग कला फाइन आर्ट की बात करेंगे तो फाइन आर्ट का, जैसे कि फाइन आर्ट का मेन टीचिंग ऑब्जेक्टिव ही है सृजनात्मक विकास करना। हम लोग मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव ही है मेंटल डेवलपमेंट करना। हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री का मतलब ही है कि मतलब अतीत की घटनाओं का अध्ययन करके मतलब मोटिवेट होना, मतलब एक तरीके से प्रभावात्मक मतलब प्रेरणात्मक विकास करना। तो ये अलग अलग विषयों का अलग अलग हो सकता है, और उसके हिसाब से ही हम लोग जो है टीचिंग का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो हम जो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, एम बताते हैं, हम जो इतना बताया उसका हमारा उद्देश्य ये था कि ये प्री एक्टिव फेज है, कि हमें कम से कम पता होना चाहिए कि हम पढ़ाने जा रहे हैं, हमें पता नहीं हमें क्या क्या पढ़ाना है। तो हम हाउ टू बी ऑर्गेनाइज इम्पैक्टफुल क्लास हम कर ही नहीं पाएंगे, प्रभावशाली कक्षा। हम रोचक, सरल, सरस, बोधगम्य, प्रभावकारी कैसे हम पढ़ा पाएंगे। तो हमें टीचिंग के ऑब्जेक्टिव एम पता होने चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य हमें पता है, हम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव तैयार करके जाएं, और तैयार करने के साथ साथ उनका हम इसमें दो पार्ट से विश्लेषण करना, निर्णय लेना। विश्लेषण करना मतलब जो है हम जो पढ़ाने जाए उसका विश्लेषण कर लें अच्छे तरीके से, और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय ले लें। निर्णय का मतलब ये होता है कि पढ़ाने से पहले जो टीचिंग की बात है, टीचिंग हमें बस केवल दो ही शब्द इसमें आते हैं अगर देखें तो, एक इंस्ट्रक्शन है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण और अंतरक्रिया। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया अनुक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया अनुक्रिया, यही टीचिंग है। क्रिया, हमने कुछ कहा, आपने सुना, आपको कुछ समझ नहीं आया, या जो भी आपने पूछना हुआ, आपको बताना हुआ, आपने हमें बताया, हमने क्रिया करी, आपने उसकी प्रतिक्रिया करी, एक्शन करी, एक्शन हो गया। ठीक है, और हमने कुछ उसमें कुछ संशोधन करना हुआ, फिर अनुक्रिया कर दी। तो इस तरीके से प्रोसेस लगता है कि बहुत छोटा सा प्रोसेस है टीचिंग, हमने बताया केवल एक लाइन का। इस छात्र और शिक्षक के बीच चलने वाली प्रक्रिया, चलने वाली संप्रेषण की प्रक्रिया है, चलने वाला संप्रेषण ही शिक्षण है, ऐसा लगता है। लेकिन ये शिक्षण ऐसा नहीं होता है। इन्होंने बताया कि नदी के दो किनारे एक टीचर है, दूसरी तरफ स्टूडेंट है, और बस पढ़ाना है, लेकिन वो पढ़ाने का तरीका तो पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ाना, कैसे कैसे पढ़ाओगे, कैसे जाना है, नाव से जाना है, तैर के जाना है, उड़ के जाना है, इतनी लंबी जंप मार देनी है, पुल का निर्माण करना है। ठीक है, मतलब क्या 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 आप कर सकते हो। तो टीचिंग के लिए जो हम इसकी बात कर रहे हैं प्री एक्टिव फेज की, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केवल ऐसे नहीं है कि मतलब वो उद्देश्य हमने देख लिए और बस हम चले गए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमें ये पहले से दिमाग में निर्धारित करना होगा। क्या निर्धारित करना होगा, तो दिख रहा है, ठीक, हमें ये दिखना मतलब होगा कि हमें कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज करनी है, हमें कौन से टीचिंग स्किल यूज करने हैं, हमें कौन सी टीचिंग टेक्निक्स यूज करनी है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, शिक्षण विधि, शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, टीचिंग फार्मूला। हमें क्या यूज करना है, ऐसा नहीं है कि हम सीधे सीधे ऐसे ही मतलब गए और सीधे उड़ के पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। तो ये अचानक से तो हो नहीं जाएगा। क्लास में आप जाओगे भाई, जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया, विद्युत बल्ब पढ़ाना है, तो अब हमें पहले सोचना पड़ेगा कि भाई ये कौन सी विधि से पढ़ाया जा सकता है, कि हम ऐसे ही पढ़ाएं कि हम बताएं। अब इसके देखिए दो तीन तरीके हो गए। जैसे मेथड की हम जो बात करें कि मेथड का क्या मतलब हो गया,
आप जाएंगे, जो जनरली वैसे टीचर यही करते हैं, आप जाएंगे, आप कहेंगे कि ठीक है लिखिए, विद्युत बल्ब हेडिंग डालिए, थोड़ा बहुत दिखा दिया, थोड़ा बहुत बता दिया, सब बच्चे जानते हैं, बस काम खत्म हो गया। तो ये कोई इम्पैक्टफुल क्लास नहीं हुई, ये कोई रोचक क्लास नहीं हुई। रोचक क्लास कब होगी कि जब आप, इससे ज्यादा रोचक हो सकती है, आगे एक बल्ब ले आएंगे, तो अब एक बल्ब ले आएंगे और उससे अगर पढ़ाएंगे तो ये आपका जो है बोला जाएगा रिप्रेजेंटेशन कम लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान प्रदर्शन विधि। कि आपको जो पढ़ाना है, हमें मान लो चार्जर के, मोबाइल चार्जर के बारे में पढ़ाना, तो हम चार्जर के लिए, ठीक है, अब हम इसमें आपको बताते चले जाएंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, इससे चार्ज होता है, जो कुछ भी हम बता दें, और एक हम ऐसे ही बता रहे हैं। तो इम्पैक्टफुल कौन सी होगी? जिसमें आप मॉडल और चीजें दिखाएंगे। तो एक तो चीज ये होगी, तो और इसी से विधियां बनती चली जाएंगी। दूसरा और हो सकता है, ये तो लेक्चर कम, सॉरी, लेक्चर कम रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन कम लेक्चर, एक ही बात हो गई। तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि या प्रदर्शन सह व्याख्यान विधि एक ही बात है, वो हो सकता है। और इससे और अच्छा एक हो सकता है कि आप एक होल्डर, और लाइटिंग सब जगह होती है, लाइट के माध्यम से आप जला के दिखा दो, देखो ये ऐसे जलता है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, टच करके दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये जो है आपका एक प्रयोग विधि भी होगी साथ में, व्याख्यान कम प्रदर्शन तो है ही है, और साथ में प्रयोग विधि भी होगी, यानी कि एक्सपेरिमेंट मेथड हो गया। हम बच्चों को, हम सीधे सीधे अगर हमारे पास अपरेटस हैं या चीजें हैं, हम बच्चों को बता सकते हैं कि देखो इसमें कोई गैस नहीं होती, ये तो तंतु उसका जल जाएगा, तो दिखा सकते हैं सब इसमें अक्रिय गैसें होती हैं, इसके अंदर निर्वात होता है, कोई गैस क्रिया नहीं करती है। तो हम प्रैक्टिकली उनको दिखा सकते, बता सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट विधि भी हो जाएगी, प्रयोग विधि भी हो जाएगी। हम बच्चों से बातचीत करेंगे, बच्चे तर्क वितर्क उसमें करेंगे, तर्क विधि हो जाएगी। तो विधि कोई सी भी हो सकती है। तो लेकिन ये हमें पहले से निर्धारित करना पड़ेगा ना, कि हमें विद्युत बल पढ़ाना है, तो हम अचानक से पहुंच गए सीधे पढ़ाना, ये हम पहले सोचेंगे। तो यही प्री एक्टिव फेज है कि टीचिंग की बहुत आसान चीज है कि हम टीचर स्टूडेंट के पास गए, बातचीत करने लगे, हमारी बातचीत होने लगी, पढ़ाई हो गई, टीचिंग। तो ये सोचने में ऐसा लगता है बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये उतनी छोटी चीज है नहीं, क्योंकि क्योंकि ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति की अच्छी तैयारी होगी, वो आपको अच्छे तरीके से उस चैप्टर को, उस पार्ट को अच्छे से पढ़ा देगा। क्योंकि दो टीचर के लिए, क्योंकि हमने बताया आपको हम टीचिंग की बात करेंगे तो टीचर आ जाएगा। टीचर के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक तो उसे अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, अन्य विषयों का भी थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए सेकेंडरी है, नहीं भी है किसी को तो नहीं, लेकिन अपने विषय का होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने बताया आपको कि टीचर जो कुछ पढ़ाना चाहता है, जो कुछ बताना चाहता है, वो 100% पहुंचना चाहिए। पहुंचता कितना है? हमने बताया कि टीचर को जो आता था, लेकिन उससे ज्ञान भी है, लेकिन उसका संप्रेषण, उसका कम्युनिकेशन, उसके बताने का तरीका, उसकी टीचिंग टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत नहीं है कि वो 100% प्रयास कर रहा है देने का, लेकिन वो 70-80% तक पहुंच रहा है। बच्चा समझ नहीं आ रहा कि समझा क्या है, समझ नहीं आ रहा, तो बच्चे तक वो 60-70% तक पहुंच रहा है। बच्चा कितना याद रखेगा? जब तक दूसरा पीरियड उसका लग जाएगा, पहले वाला वो भी 40% रह जाएगा घर पहुंचते पहुंचते। तो वो ऐसी टीचिंग क्यों हो? टीचिंग तो ऐसी होनी चाहिए ना कि वहीं बिल्कुल याद हो जाए, दिमाग में बिल्कुल छप जाए। मूवी आप देखते हैं तो मूवी में एक एक बिल्कुल करेक्टर, एक एक चीजें सब याद हो जाती हैं, गाने आपको लाइनें याद हो जाती हैं। ऐसे अगर आपसे कहें कि हाँ ये लाइन याद कर लो, तो नहीं याद होती। तो कहीं ना कहीं मेथोडोलॉजी की ही तो कमी है। नहीं तो प्रकाश दिव्य कीर्ति और खान सर जैसे टीचर आप पढ़ो, देखो कितना मजा आता है। 2-2 घंटे की क्लास हम लोग लेते रहते हैं प्रकाश दिव्य कीर्ति सर की, विकास दिव्य कीर्ति सर की, तो लगता है लेते ही चले जाए। खान सर कितना रोचक ढंग से पढ़ाते हैं। तो ठीक है, आप लोग स्टूडेंट हैं तो दोनों लोगों को जानते होंगे अच्छे से, है ना? तो हाँ, नहीं नहीं, आप लोग जानते होंगे अच्छे से, आप ही लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि अगर यूट्यूब वगैरह में शॉर्ट्स वगैरह तो आते रहते हैं इसको लेकर। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी तैयारी अच्छी होती है, और तैयारी के लिए तो यही तैयारी है कि आपको कौन सी विधि से पढ़ाना है, कौन से मेथड्स पढ़ाना है, कौन सी प्रविधि से पढ़ाना है, कौन सी टीचिंग टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कौन सा किस तरीके से पढ़ाना है। कुल मिला के क्लास को किस तरीके से बहुत रोचक बनाना है, इम्पैक्टफुल बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है,
तो उसके लिए जरूरत है इन सब चीजों की, कि कौन से टीचिंग स्किल का, कौन से टीचिंग फार्मूला का। टीचिंग फार्मूला का मतलब होता है कि हम सरल से कठिन की ओर पढ़ाएं, हम छोटे से बड़े की ओर ले जाएं, ठीक है, हम पूर्ण से अंश की ओर ले जाएं। पूर्ण से मतलब पहले पूरा दिखा दो, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट बताओ, एकदम से सीधे सीधे एनालिसिस ना करने लगो, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो ये टीचिंग फार्मूला है बहुत सारे, और उनके अकॉर्डिंग टीचिंग स्किल का मतलब है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएं। भाई पढ़ाने का मतलब हम, यही तो टीचिंग है कि ज्ञान आपको है। ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान का संप्रेषण कितना प्रभावशाली, ये टीचिंग है। ज्ञान तो किसी के अंदर हो सकता है भाई, आप तमाम लोग जो है मतलब यूपी टैप कर देंगे और बहुत पढ़ने लिखने बहुत अच्छे से, लेकिन जब उनसे कुछ पढ़ो पूछो तो फिर समझ नहीं आता है। तो ज्ञान का संप्रेषण बहुत जरूरी, ज्ञान तो जरूरी है, ज्ञान उसका तो कोई वो नहीं है कि हम आपसे कहते हैं कि ज्ञान किसी के पास हो चाहे ना, और उसका संप्रेषण बहुत अच्छा है। बहुत ऐसे टीचर हमने देखे हैं कि उनसे कुछ पूछो वो तुमको ऐसा समझा दें कर देंगे, समझ में तो तुम्हारे कुछ नहीं आएगा, लेकिन तुम प्रश्न नहीं पूछ पाओगे और समझ तुम्हारे कुछ नहीं आएगा, और क्योंकि उसको खुद नहीं टीचर को आता होगा, लेकिन उसका संप्रेषण इतना अच्छा है कि वो आपको कुछ भी पूछोगे, कुछ भी उसका जवाब देके, कुछ भी समझा के संतुष्ट कर देगा तुमको, और तुम्हारे समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन तुमको लगेगा नहीं नहीं सर ने सही बता दिया और सब ठीक है। अब बाद में देखो कुछ नहीं समझ में आया। तो संप्रेषण केवल अच्छा होने से काम थोड़ी ना चलता है। तो ज्ञान शिक्षक को अपने विषय का तो होना ही चाहिए, और संप्रेषण तो सेकेंडरी थिंग है, ठीक है। तो ज्ञान अगर होगा, टीचिंग मैथोडोलॉजी कौन सी प्रयोग करेगा, कैसे पढ़ाना है, टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल हमने आपको बताया कि कैसे प्रश्न पूछना है, कैसे व्याख्यान देना है, कैसे लेसन एंडिंग करना है, कैसे पाठ का समापन करना है, कैसे पाठ स्टार्ट करना है, प्रस्तावना कैसे करनी है स्टार्टिंग में। ये बहुत सारी जो चीजें हैं ये सब हमारी स्किल में आ जाती हैं। टीचिंग टेक्नोलॉजी भी बताया कि भाई कुछ टीचर होते हैं, जैसे कि हमने खान सर का नाम लिया, कि इनकी टेक्नोलॉजी ही अच्छी है पढ़ाने की, कि वो अपना वो बिहारी स्टाइल में बोलने लगते हैं, कभी कुछ हंसी मजाक की बातें हो जाए, उसी में ज्ञान भी चल रहा साथ में, तो वो बड़ा अच्छा रोचक तरीके से। तो ये टीचिंग टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। इसमें भी हमने दो तरीके बताए थे कि एक टीचिंग टेक्नोलॉजी आपकी, कि आप कितने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, वो टीचिंग टेक्नोलॉजी, और दूसरी यंत्रों की, कि आप थोड़ा सा बच्चा, अभी हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड हम रिमोट से यहाँ पे मूवी चला दें और टीचिंग की से रिलेटेड, और हम बताते हुए जाए बीच बीच में रोक रोक के, या कुछ चित्र देखें, तो शायद शिक्षण ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा हमें लग रहा है। तो ये तरीके हैं कि एक टीचिंग का पहले तरीका था, वैदिक काल की बात करें, कि बस ऐसी बातचीत होती थी और कॉपी किताब का तो सिस्टम ही नहीं था, सीधे याद कराया जाता, जो भी याद कराया जाता समझाया जाता था, एक वो थे। अब आज ये वाला युग आ गया, ठीक है। हम ये बोर्ड का युग है, बोर्ड के बाद अभी उसका ओवरहेड प्रोजेक्टर का युग आया था, लगभग 1970 80 के 90 के दशक में। आज भी ओवरहेड प्रोजेक्टर हैं, जैसे हम लोग तो यूज भी करते हैं कभी कभी। उसके बाद फिर ये पीपीटी वाला आया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला चला। तो नो डाउट वो भी अच्छा था कि प्रेजेंटेशन हमने चला दिया, स्लाइड बढ़ाते चले जा रहे हैं, बताते चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें बस दिक्कत ये आती थी कि हमें कहीं पे रोक के कुछ समझाना करना था, कुछ गोला करना होता था, कुछ होना, तो हम वो नहीं कर पाते थे, दिक्कत होती थी। अभी क्या है, अभी जो है स्क्रीन आ गई है आपकी, डिजिटल स्क्रीन आ गई है, आप आराम से उस पर लिखो, बोर्ड बढ़ाओ, पीछे करो, जो कुछ करो, रोकना चाहो रोको, उसमें कुछ भी करो, ठीक है। तो ये टीचिंग टेक्नोलॉजी, और ये क्या है, ये बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करती है, उसे अच्छा लगता है कि हम जैसा सोच रहे हैं, जैसा बताना चाह रहे हैं, तो बताने में और समझाने में, दिखाने में अंतर होता है। यानी कि जो चीज आपने एक बार सुनी है वो आप भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज आपने एक बार देखी है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसी एक चीनी कहावत है, ठीक है। तो ये चीनी कहावत तो यानी कि देखने वाली चीजें याद रहती हैं। तो अब ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। टीचिंग फार्मूला का मतलब है, हमने बताया कि सरल से कठिन की ओर हम लोग जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा फार्मूला है ये, सरल से कठिन की ओर जाएंगे हम लोग, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ाएंगे, प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज, पुराना ज्ञान क्या था और नए ज्ञान की ओर बढ़ना, ठीक। और बताओ तो टीचिंग फार्मूला सरल वाले थोड़े बताओ, क्या बताया?
पूर्ण से अंश की ओर। हम थोड़ा सा कठिन वाले इसलिए नहीं बता रहे, समझ नहीं है अभी आपके आएंगे। फ्रॉम होल टू abstract, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फ्रॉम सिंपल टू abstract, abstract, और क्या था, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, और बताओ, फ्रॉम रिकॉग्नाइज टू नोन टू अननोन हो जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। हाँ, नोन टू अगेन, नोन टू अननोन हो जाएगा। तो अब आप इसको समझ रहे होंगे कि मतलब ये दिमाग में जब आपको सेट होगा तभी पढ़ पाएंगे। तो ये सब प्री एक्टिव फेज की चीजें हैं कि निर्णय लेना, विश्लेषण करना चीजों का, और हमें कैसे पढ़ाना है इसका निर्णय लेना, कौन सी विधि का प्रयोग करना, कौन से कैसे, ये सब प्री एक्टिव। अभी हमने तैयार कर लिया, बना लिया कि एक्सपेक्टेड बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या आंसर दे सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सारी चीजें हमने पहले से अपने बना ली है सिस्टमेटिक। क्योंकि जो बी जैसे बीएड आपने नहीं किया, बीएड क्या है, वो टीचिंग ट्रेनिंग का एक, टीचिंग ट्रेनिंग का एक कोर्स है, और उसमें तो यही सब बताया ही जाता है। उसमें तो हाउ टू टीच ही पूरा उसका मतलब ही है, हाउ टू बी ऑर्गेनाइज इम्पैक्टफुल क्लास, उसमें मेन है ही यही, यही बताया जाता है। तो वहां पे तो इसी की बात होती है। और बाकी आपके लिए थोड़ा सा समझना जरूरी है, तो थोड़ा थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बहुत ज्यादा अंदर तो उसका तो अंत ही नहीं है, पूरी टीचिंग पेडागॉजी है पूरी, मतलब बहुत बड़ी। तो प्री एक्टिव फेज हो गया, और इसके बाद फिर एक्टिव फेज आता है। एक्टिव फेज का मतलब ये क्या है, ये शिक्षण से पहले की अवस्था है, शिक्षण से पहले की अवस्था है, और ये शिक्षण की अवस्था है। एक्टिव फेज में भाई टीचिंग अब होगी प्रॉपर वे में, टीचिंग होगी तो शिक्षण की हम लोग जो भी बातचीत हम करते चले आए हैं वही इसमें होगी। यानी कि शिक्षण में हम शिक्षण भी करेंगे, और हम साथ साथ में बीच बीच में बच्चों से प्रश्न भी पूछेंगे, व्याख्यान भी करेंगे, और हम इस तरीके से हम इसको मतलब जो हमारा लेसन है उसको डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ लेसन इन क्लासरूम इज कॉल्ड एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। सीधे सीधे समझ लीजिए कि हम जो क्लासरूम में जब किसी भी पाठ को, किसी लेसन को जब पूरा कराएंगे हम, और उसके तरीके हम पहले से ही बना के चले, हम उसके अकॉर्डिंग चलना है। इसके अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, जरूर थोड़ा सा बहुत चेंज होगा, एकदम वैसा नहीं हो सकता, लेकिन हम कुछ बना के ले जाएंगे तो कुछ तो चीजें वैसी होंगी, कुछ हम तैयारी करके जाएंगे, कुछ तो फायदा उससे होगा। तो वही वाला फेज है। पास्ट वाले पास्ट बोल सकते हैं, पोस्ट बोल सकते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होगा, हाँ, मूल्यांकन सबसे मेन चीज है, एवोल्यूशन। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि आपने कोई भी काम किया और उस काम का, उस वर्क का सिग्निफिकेंस, उसकी सार्थकता तभी है जब आपको ये पता चले कि वो किस सीमा तक पूरा हुआ, कहां तक हुआ, क्या हुआ। तो इसके लिए जरूरी होता है मूल्यांकन, इवोल्यूशन। तो आपने तैयारी करी, तैयारी करके आपने इम्प्लीफिकेशन किया, तैयारी करी, इम्प्लीफिकेशन किया, इम्प्लीफिकेशन के बाद अब हम इसमें ये देखेंगे कि क्या आपकी जो तैयारी थी और जो आपने इम्प्लीफिकेशन किया, क्या वो शिक्षा के उद्देश्यों को या शिक्षण के जो उद्देश्य थे क्या उनको पूरा करता है। इसके लिए इसमें किया जाएगा मूल्यांकन। अब मूल्यांकन की जब बात आती है तो ये क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, इसमें मेजरमेंट होता है, इसमें एग्जाम होता है, इसमें टेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें तो मूल्यांकन में होती है। और मूल्यांकन की जब बात आती है तो मूल्यांकन नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, इट इज आल्सो फॉर टीचर। केवल विद्यार्थी के लिए नहीं बल्कि ये शिक्षकों के लिए भी आयोजित किया जाता है। तो मूल्यांकन हो गया भाई। मूल्यांकन में पता चलेगा कि भाई टीचर ने कितना पढ़ाया, क्या पढ़ाया। थोड़ा सा बृहद रूप में हम मूल्यांकन को बता रहे हैं आपको कि मूल्यांकन केवल स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। हम जब एक शिक्षा प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो टीचर ने प्री एक्टिव फेज, टीचर ने तैयारी करी, टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने ही मूल्यांकन किया। टीचिंग में तो हम इसी की बात कर रहे हैं। हमने मूल्यांकन थोड़ा बृहद रूप में बता दिया कि जब शिक्षा प्रक्रिया के मूल्यांकन की बात हम करें तो वो मूल्यांकन टीचर का भी होता है, विद्यालय का भी होता है, नैक होता है। ठीक है, नैक का मतलब फुल फॉर्म बताओ, किसी पता हो तो। नैक, नैक, NAAC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पढ़ाते हैं कहीं आप लोग? पीजी कब किया? इसके बाद कोरोना में गैप हो गया होगा।
कर रही है? कहाँ से? कानपुर से? कोर्स वर्क चल रहा है अभी तो? अच्छा, वो आपका पिछले साल वाला होगा। हम्म। संजय सर होंगे उसके डीन? संजय संजय स्वर्णकार। अच्छा अच्छा। नहीं, डीन कौन था आपका? नहीं, मिले तो नहीं होंगे लेकिन कोई। अच्छा। बी, हाँ, बी डी पांडे होंगे। हाँ, लेकिन वो भी हमें लगा था रिटायरी। कन्वीनर होगा, कन्वीनर हो गया, हाँ। डीन नहीं होगा, कन्वीनर हो गया, लेकिन डीन को ही कन्वीनर बनाया गया वैसे ज्यादातर में। ये जरूरी नहीं है, हाँ। अच्छा, आर्ट्स का डीन एक होगा, अच्छा ठीक कह रहे हैं, कन्वीनर अलग अलग होंगे, हाँ। कन्वीनर अलग अलग। और उसमें भी आपके दो होंगे, रिसर्च का कन्वीनर अलग होगा, जो दो चलते होंगे ना पेपर आपके, एक आरएम का चलता होगा और एक रेणु दीक्षित। अच्छा, डीबी कॉलेज। तो काफी कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने तो फिर। आरएम में तो काफी पढ़ा होगा ना, रिसर्च तो पढ़ी होगी फिर। रिसर्च थोड़ी सी अलग है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी की अलग है, और बाकी जो आर्ट्स और साइंस की वो अलग है। आर्ट की अलग है, मतलब ये एजुकेशन की, सोशोलॉजी की, इनकी सबकी अलग है। साइंस की अलग है और इसकी अलग है। अच्छा अच्छा। चलो बढ़िया है, फिर तो आपको होगा। यहाँ से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सिनॉप्सिस तो बनेगी आप लोगों की, जमा भी कर दी, अभी आरडीसी नहीं हुई? हाँ, क्योंकि उसे वही दिक्कत। तो गाइड नंबर क्या होगा अगर सिनॉप्सिस बनेगी? एक ही लिया होगा तुम लोगों ने? कौन? अच्छा अच्छा अच्छा। एएनडी। तो हमें लग रहा रंजीता नहीं है क्या मैडम कोई? हाँ। अच्छा, इंग्लिश में हम लोगों को कम कच रहता है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। चलिए बढ़िया, सनॉप्सिस अप्रूव्ड हो जाए आप लोगों की तो बढ़िया, साथ ही साथ हो जाए तो और ज्यादा अच्छा, नहीं तो आगे पीछे हो जाओगे। आगे पीछे क्या होना, वो तो मेहनत करके एक साथ जमा हो जाएगा। चलिए बढ़िया, अच्छा है तब तो सब। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, ये वाला तो आपको देना ही है अच्छे से भाई। देखो, यहाँ तो जो जो चल रहा है वो तो आप एक महीने के लिए तो एडमिशन आपने लिया नहीं, इसी हिसाब से लिया है कि। हम्म। तो आपका मैथमेटिक्स वाला का वीक है क्या? क्वेश्चन तो हाँ, बहुत डिफरेंट आते हैं। नेट में तो ये समस्या नहीं है।
अगर हायर का अगर पेपर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कुछ है ही नहीं। हायर एजुकेशन का जो पेपर आता है मतलब ये लेवल है, अगर नेट का ये है तो ये समझ लो आप। इतना एनालिटिकली बनाते ही हैं ये लोग, कॉन्सेप्चुअल मतलब बहुत ज्यादा, कि जिसने बहुत भीषण तरीके से पढ़ाई करी है और पढ़ाई के साथ साथ लॉजिकली जो थिंकिंग कर सकता है बहुत अच्छे से, वही कर पाएगा। केवल पढ़ के रटने वाला नहीं कर सकता है। और हायर का पेपर पढ़ के और रटने वाला भी मतलब कर सकता है। आप ही के साथ होंगे दो तीन गवर्नमेंट टीचर जरूर होंगे, उसमें कोर्स वर्क में रहे होंगे, जिनका पीएचडी नहीं होगा लेकिन सरकारी टीचर होंगे। हाँ, तो उनका भी लेवल आपने देखा ही होगा कि मतलब आप लोगों से बहुत अच्छा नहीं होगा, मतलब क्योंकि जो नेट की तैयारी करता रहता है उसका लेवल ज्यादा अच्छा होता है। तो हो जाएगा, लगे रहिए। बाकी आप इधर अगर पीएचडी का एंट्रेंस अगर दे दिया कर दिया तो ये तो हो ही जाएगा फिर। बाकी इंग्लिश तो फिर इंग्लिश है ही, इंग्लिश तो थोड़ा टफ माना जाता है। हमें लग रहा है कि इंग्लिश में हमारी जो जानकारी में अगर 100 लोग अगर होंगे अगर अभी तक के उसमें, तो उसमें तो शायद 10 ही लोग ऐसे होंगे जिनके 55% है पीजी में। तो 90% तो वैसे ही कम हो गए, 55 नहीं आ पाते जनरली। जिसने पढ़ाई सरकारी कॉलेज अच्छे से करी है तो वो जैसे तुम्हारे लिए नेट हो गया वैसे एजुकेशन वाला सोचो, एजुकेशन वालों के लिए वो लेवल सभी का। चक्कर क्या है ना कि अब पेपर बनाया है, हो सकता है उड़ीसा और वहां का केरल या कर्नाटक के किसी दो तीन टीचर ने मिलके वो वहां की किताबें और वहां के हिसाब से और अकॉर्डिंग टू सिलेबस से जोड़ते हुए कठिनाई स्तर वहां का ले लिया और सिलेबस यहाँ के देख के बना दिया। तो वही है कि कभी इधर के किसी ने बना दिया तो इधर का निकल गया, उधर करना दिया, तो ये पता नहीं चलता, बड़ा ये होता है। तो इसमें तो बस यही है कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और इसका कोई तरीका नहीं है। हमारा तो हो जाएगा, हमारा तो ये मान के चलिए ये टीचिंग वाला तो हो गया हमारा। अब डिस्कशन हम करा रहे हैं, बच्चों को पता ही है। हम थोड़ा सा रिसर्च वाला बताएंगे, तो रिसर्च वाला जैसा कि आप लोगों का पढ़ाई हुआ होगा लगभग, है ना, कि रिसर्च इज टू टाइप, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब कुछ पढ़ा ही होगा लगभग, क्योंकि कोर्स वर्क में इतना तो पढ़ा ही होगा। तो वो है। और हायर एजुकेशन वाला, हायर एजुकेशन मतलब एजुकेशन हायर उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी कमिटीज बनी हैं, जो भी कमीशंस बने हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा तो हो जाएगा, हमारे वाले में दिक्कत नहीं, लेकिन केवल मेरे होने से तो नहीं हो जाएगा। अभी कंप्यूटर होगा आपका, मैथ है, ये सब चीजें। और ये वाला उतना टिपिकल टफ है भी नहीं। मेन आप मैथमेटिक्स पर अगर पकड़ बना ले, मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन अगर कर ले पूरा अगर, तो ज्यादा अच्छा है। भाई आपके 10 क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं ना, इससे भी पांच ही चार पांच आने हैं, उससे भी चार पांच आने हैं। हाँ ये भी हो जाता है, सही कह रहे हैं। इसमें तो क्लेम कर ही नहीं सकते। वो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा उनने क्वेश्चन पूछा होगा हायर एजुकेशन का, लेकिन उसमें टीचिंग जोड़ दी होगी, उनके हिसाब से वो क्वेश्चन काउंट हो गया, तो नहीं समझ में आता है। हम्म। अरे ये इसमें जो सीटेट वाला पेपर होता है, कई बार ऐसा होता है कि साइंस वाले पेपर में कि 60 क्वेश्चन में 30 तो मैथमेटिक्स से कर दिए, चलो होने चाहिए, बाकी 30 में कहो 30 क्वेश्चन का फिजिक्स के कर दिए, या कहो या 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कर दिए। बच्चा चिल्लाता रहता, कहता रहता है कि ये ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है, तो वो यही कहते कहते साइंस के आने थे, साइंस में आ गए, फिजिक्स से क्या करना तुम्हें। मतलब तो अब क्या करेंगे, उसमें सेकंड पेपर में था क्या? वन में, तो वन तो सबके लिए एक ही है ना, वन से क्या मतलब है? इंग्लिश का हमारे हिसाब से तो इंग्लिश और एजुकेशन इनका सबका एक ही रहता है। हाँ।
अच्छा अच्छा। और बाकी मैथमेटिक्स और वो जो रीजनिंग आप कह रहे हैं वो तो लॉजिकली, मतलब जो लॉजिकल डेवलपमेंट है, तार्किक विकास है, उसको चेक करने के लिए वो तो किया ही जाएगा। कि आप टीचर तो इंग्लिश के बनने जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से तो अगर हम लोग फर्स्ट पेपर होने नहीं चाहिए कायदे से देखा जाए तो। लेकिन वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स और ये लॉजिकली ये सब थोड़ा सा कहना चाहिए, वो दिमाग को चेक करने के लिए आप समझ सकते हैं। या वो जो आपके उसको क्या बोलते हैं, गद्यांश पद्यांश को जो आते हैं, हाँ, अनसीन पैसेज समझ सकते हैं, अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं, तो ये सब क्या है ये सब। तो वो थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो भी चीजें हो सकती हैं उसका एक बहुत टफ लेवल है। कि भाई चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो, या कोई भी लेवल का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, हायर एजुकेशन से बड़ा कुछ है ही नहीं, तो उसी की परीक्षा है ये। तो कायदे से तो होना तो ही चाहिए कि नेट क्वालिफाई करने के बाद सीधे सीधे ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, यही होना चाहिए। यही मांग करी जाती है कि भाई नेट इतना कठिन पर आ रहा है, उसके बाद फिर कोई ज्वाइनिंग वाइनिंग के लिए फिर अलग से परीक्षा होती है, उस परीक्षा का लेवल बहुत नीचा है, छोटा है, उसमें वो रटने वाले हो जाते हैं। इसमें लॉजिकली आप दिमाग डेवलप अपना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव लेवल का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तब हो पा रहे हैं। और उसमें क्या है, उसमें जो जितने रटने वाले होते हैं, जिनको सीधे सीधे पूरे पूरे क्वेश्चन रट ली, पूरी पूरी किताबें रट ली, वो लोग लग जाते हैं जाके। इसमें क्या है कि इसमें जो लॉजिकली और जो जो हमने आपको बताया कि दिमाग का प्रयोग करे, क्वेश्चन नहीं देखे कैसे तैरने वाले से आते हैं, समझे में आते हैं, एक बार दो बार तीन बार। बड़ा पेपर देते टाइम बड़ा एक अजीब स्थिति होती होगी कि समझ ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें, तो ये थोड़ा सा है। बाकी अगर कोर्स वर्क भी अगर पूरा अगर हो गया है आपका, तो उससे भी फायदा आपको मिलेगा, निश्चित है। और दूसरा ये कि अगर आपने एंट्रेंस अगर उधर अगर क्वालिफाई किया है तो इधर भी हो जाएगा। इसी को करिए, मार्च वाले को, मार्च वाला निकाल दीजिए। हाँ उसी को कर दो। लेट आए हो लेकिन तुम लोग ये समझ लो लेट आए हो लेकिन वहां फॉर्म से क्या मतलब है। ये एक्चुअली में बच्चे मांग ये कर रहे थे ना कि भाई आपने क्या किया कि आप 15% लेते हो, ऊपर से 15% तो लेते हैं ना, और 2 बार कंबाइंड कर रहे हैं। तो ये हुआ ना कि आप 15% क्यों ले रहे, फिर आप 30% लो भाई। तो उसमें क्या, उसमें नुकसान तो उसका है कि जो मेरिट से नीचे थोड़ा सा रह गया। तो उसमें क्या हुआ, उसमें क्या होता है, जिसका जेआरएफ नहीं हुआ उसका तो 2 बार नेट हो गया। अब उसका जेआरएफ हुआ नहीं, 2 बार नेट हो गया, तो इसका कोई एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसका ऑलरेडी जेआरएफ है, आपके पास सिस्टम सेटिंग हाई स्कूल का नंबर सब होगा ना, उसको हटा दो और नीचे एक नेट वाले को ले लो। तो ऐसे ही बड़ा समस्या होती है। जेआर दोबारा डालते हैं और उनका नेट की सीट खराब कर देते हैं भाई। अब आप 15% उनका नंबर आ गया, अब उससे एक नंबर कम किसी का है, नीचे कोई तो होता होगा, वो बेचारा रह जाता है। तो इसके लिए ये सब मांग करेगी, इसीलिए उन्होंने अचानक से निकाल दिया। कह रहा है कि हम पूरा कराएंगे, मतलब जो हमारा जो छूट गया था तो पूरा कराएंगे। तो अच्छा ही है। और ये हकीकत तो ये है कि नेट का पेपर ही आप देखे जब निकलते होगा तो आपको खुद ही लगता होगा कि मतलब कुछ ना पढ़ते तब भी हम इतना ही कर पाते। यही चीज लगती। हाँ तो इतना इतना तो कर ही देते लेकिन ये है कि लेकिन फिर भी ये तो मान ही लो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सरल वाले भी आते हैं, 30-40%, वो तो पढ़ने से ही हो सकते हैं। बाकी हम परसेंटेज कम बता रहे हैं, और ज्यादा परसेंटेज थोड़ा लॉजिकली वाला ज्यादा होता है कि आपने अभी तक की जो पढ़ाई करी है अपने सब्जेक्ट की, उसका लॉजिकली कितना डेवलपमेंट आपका मेंटल का हुआ, इसका टेस्ट ज्यादा अच्छे से होता है उसमें। 30-40% तो आपने रटा पढ़ा वाला, बाकी उसका टेस्ट ज्यादा होता है। तो वही आपको लगता है कि जो बिना पढ़ा हुआ होता है उसको लगता है कि ये तो हम कर आए ऐसे ही, लेकिन हम कुछ पढ़ के नहीं आए, ये होता है। तो लगे रहिए। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स थोड़ा पकड़ बनाइए ज्यादा, क्योंकि ये अभी हम इतना समझा बता जरूर है, अभी हम जो क्वेश्चन कराएंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि इससे क्वेश्चन उतना ज्यादा टफ आपको नहीं लगेंगे। रिसर्च वाले फिर भी थोड़े से लगेंगे रिसर्च वाले, लेकिन रिसर्च का भी, अब रिसर्च तो हम तो बेसिक ही रिसर्च पढ़ाएंगे, नॉर्मल रिसर्च।
भाई फर्स्ट पेपर वाली तो पढ़ाएंगे। अब हम पूरा, तो हम अगर पूरा पढ़ाएंगे तो फिर बहुत उसमें हो जाएगा। हम आपको पहले सैंपलिंग पहले बताएं, फिर हम आपको हाइपोथेसिस बताएं, फिर हम तो हाँ स्टैटिक्स बताएं, तो इतना कुछ बताना नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बताना। क्लियर होगा ना, वही हम कह रहे हैं। हाँ तो आपका रिवीजन हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो पोस्ट जो ये हमारे ये वाला फेज, ये वाला फेज, इस वाले फेज में हम लोग एवेल्युएशन करते हैं। और एवेल्युएशन का मतलब है कि हमने जो पढ़ाया है वो कितना बच्चों तक पहुंचा है, उसकी परीक्षा लेते हैं, उसका एग्जाम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग निर्धारित करते हैं ये कि हमने मतलब हमारी पढ़ाई कितनी बच्चों तक पहुंची, सारे बच्चे फेल हुए, सारे पास हुए, किसका क्या सिस्टम बना। जैसे एनपीसी पढ़ा होगा उसमें स्टैटिक्स में आपने, तो एनपीसी पढ़ा होगा, आप पढ़ाया होगा किसी टीचर ने, अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो स्टैट्स में हो सकता ना भी हो आपको उसमें। स्टैटिक्स पढ़ाएगी, स्टैटिक्स आपको स्टैट्स होगी नहीं, क्योंकि आपका तो साहित्यिक वाला है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं होगी। लिटरेचर है आपको में, तो स्टैट्स नहीं होगी। हाँ तो इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चों का लेवल क्या है, कहाँ तक पहुंचा, हमने क्या पढ़ाया, तो उसकी परीक्षा लेना ही मूल्यांकन है। और उस मूल्यांकन के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं बताओ। ठीक है, अब हम बता रहे हैं इसको, जो जैसा इन्होंने बताया सही बताया, इसको थोड़ा सा हम अपने शब्दों में बता दे रहे हैं कि हम लोग पहले हम लोग इवोल्यूशन इवोल्यूशन करते हैं हम लोग अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब जैसे कि हमने अभी आपको पढ़ाया, अभी पढ़ाया हमने, अब हम क्या करें, सब मिटा बिटा दें, अब हम आपसे पूछें क्वेश्चन, चाहे लिखित में और चाहे मौखिक। तो ये आपके जो नंबर आएंगे उससे ये पता चलेगा कि हमने मान लो 20 नंबर का रखा, हमने तो आपको पूरे 20 नंबर का पढ़ाया, अब हमने 20 नंबर की परीक्षा आपके ली, उसमें आपके 18 आ रहे, 17 आ रहे, 8 आ रहे, 9 आ रहे, कितने आ रहे, तो उससे ये पता चलेगा कि भाई 20 में से 9 नंबर आ गए तो 45% हो गया, 20 में से आपके 11 नंबर आ गए तो 55% हो गया, 12 नंबर आ गए तो 60% हो गया। तो ये पता चलेगा कि हाँ बच्चा, या मान लो 15 नंबर आ गए तो 75% हो गया कि हाँ बच्चे जो है ठीक है, 75 तक किसी के अगर आ गए तो ठीक है, क्योंकि पूरा तो कभी भी पहुंच ही नहीं सकता है। जिस तरीके से आपने बहुत याद किया होता है लेकिन आप भूल जाते हो, क्योंकि नहीं भूलोगे तो फिर मानसिक बीमारी हो जाएगी, व्यक्ति पागल हो जाएगा। तो भूलना बहुत अच्छी चीज है। ठीक, कोई कम भूलता है, कोई ज्यादा भूलता है। ये बेटा फिर अलग टॉपिक है, हम बता तो देंगे, 5 मिनट का समय लेंगे आपका, लेकिन हम चलेगा ना, हम आपको बता देंगे, लेकिन चलिए ठीक है। हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस। ठीक है, और आप जो भी अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसके अलावा आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो जो आंखें हैं, कान है, नाक है, जो कुछ भी महसूस कर रही है, ये सब आपका क्या है, चेतन है। और आप ऐसा समझते हैं कि हमारा सब कुछ चेतन में ही बना रहे हैं, यही चाहते हैं आप सब कुछ चेतन चेतन में बना रहे। तो आप जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, यानी कि कहना चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड ही हमारा चेतन मस्तिष्क है। चेतन मस्तिष्क हमारा ये है, यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारा ये है। और ये बहुत बड़ी चीज है भाई। हम लोग अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम इसी से सब कुछ करते हैं, सारी चीजें, खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो कॉन्शियस से ही करते हैं। हम जब सो जाते हैं तो कॉन्शियस हमारा बंद हो जाता है, अनकॉन्शियस चालू हो जाता है। तो जितने भी स्वप्न हैं, जितने भी चीजें हैं, जितना भी चिंतन है, वो हमारे अनकॉन्शियस में आता रहता है। लेकिन आप महसूस किया होगा कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या कभी भी आप ऐसा महसूस करते हैं कि मतलब आपने कभी गाड़ी को मुड़ाया, कभी कभी करते भी हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, गाड़ी गाड़ी कब मुड़ाई, कब 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 ब्रेक लगा दी। हम लोग बाइक की ज्यादा बात करते हैं, कब कब क्लिच ले ली, कब तक, हाँ आती है ना, तो कब क्लिच दबाई, कब कब गियर डाउन किया, कब तेज किया। ये लगता है कि आपको कि कॉन्शियस में आता है सब क्या, कॉन्शियस नहीं है, लेकिन माइंड हमारा काम करता है, तो वही अनकॉन्शियस माइंड कि हाँ, बस बस स्टार्टिंग में ध्यान देना पड़ता है, फिर अपने आप सब होता रहता है, वो अनकॉन्शियस है। फोन से बात कर रहे
फोन से बात करते चले जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे, फोन से कढ़ाई में सब्जी बन रही है, कुछ हो रहा है, चलते चले जा रहे हैं। तो वो क्या लगता है कि तो कॉन्शियस में तो बात करना है, लेकिन वो जो तेल डाल रहे हो कढ़ाई में, जो 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 काम करते चला, ये अनकॉन्शियस करता चला जाता है। तो अनकॉन्शियस ही है। और हमारे मस्तिष्क का ये मान के चलिए केवल 20% जो है कॉन्शियस है, 80% अनकॉन्शियस ही है, 2-4% जो है सेमी कॉन्शियस है। तो जो अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है? अनकॉन्शियस माइंड हमारे अभी तक के अनुभव, हमारे विचार, हमारे चिंतन, हमारा सीखना, दुनिया में जो कुछ भी हमने सीखा जाना, वो सब कहाँ है? हमारे अनकॉन्शियस में है। अनकॉन्शियस एक बड़ा पार्ट है और सेमी जो कॉन्शियस एक छोटा पार्ट है। यानी कि ये हमारा जो है मतलब कॉन्शियस है, पीछे वाला ये पूरा हमारा अनकॉन्शियस है। और अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की ओर आने का जो सिस्टम है वही हमारा सेमी कॉन्शियस है, या जो जाने का है वो सेमी कॉन्शियस। यानी कि एक गेट के तरीके से है। ये हमारा कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, बाहर वाला कॉन्शियस है, ये सेमी कॉन्शियस। ये केवल बस इतना काम करता है। जैसे कि हम आपसे कहें, हम शब्द बोले ताजमहल, तो आपके दिमाग में एक ताजमहल की आकृति उभरी होगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता होगा कि आप लोग कोई पुराना दोस्त मिल जाता होगा, सहेली वहेली, तो चेहरा देख लगता होगा कि हाँ ये देखा वो लग रहा है, ये पढ़ती तो थी अब बिल्कुल, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा। तो नाम नहीं याद आ रहा, और जबकि अब आपको एक चीज याद आ गई कि नाम तो याद है, इसका नाम बहुत अच्छे से याद है। तो ये क्या है? जो नाम बहुत अच्छे से याद है, ये याद आ जाना, ये अनकॉन्शियस, ये सेमी कॉन्शियस माइंड है। और नाम याद है, ये कहां पे है? अनकॉन्शियस में, और वो कॉन्शियस में नहीं आ रहा है। कहां पे? सेमी कॉन्शियस में। हम लोग याद करते याद कर रहे, फिर वो, और उसके बाद वो अपना काम चालू रखता है सेमी कॉन्शियस। आप खाना खा रहे, कुछ आप भूल गए, लेकिन अचानक से याद हो जाता, अरे वो नाम था उसका, अच्छा याद आ गया, उस टाइम नहीं याद आया। तो अब कहने का मतलब ये है कि आपने जो प्रश्न आपका था उसका जवाब ये है कि आप भूलते क्यों? भूलते कभी नहीं है आप कुछ भी, दिमाग से निकाल लीजिए। अगर आपने किसी चीज को सही तरीके से समझा है, देखा, भूलते नहीं है। भूलने का मतलब है कि वो आपके अनकॉन्शियस में चला गया। बस अनकॉन्शियस की पढ़ते हैं ऐसे 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 ऐसे। तगड़ा भूल गया, ज्यादा पीछे पहुंच गया। थोड़ा जितना पास होता है, अक्सर देखा होगा एग्जाम के टाइम पे 2-3 दिन पहले आप बहुत याद कर लेते हैं, और आप एग्जाम में लिख भी आते हैं, और उसके बाद एग्जाम देने के बाद आप बिल्कुल भूल जाते हैं कतई। तो वो क्या है कि अनकॉन्शियस में गया, लेकिन वो हल्का से ज्यादा गहराई में नहीं पहुंचा, बस वही बना रहा, अस्थाई याद था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? जब उसकी जरूरत पड़ी तो सेमी कॉन्शियस माध्यम से वो कॉन्शियस में आ गया। हम लिखेंगे कॉन्शियस से ही, बोलेंगे कॉन्शियस से ही। आपके अनुभव, आपने जो कुछ सीखा, कोई नेता बोल रहा है, आप टीचर के तौर पर आप बोल रहे हो, तो आपका अनकॉन्शियस से ही तो आ रहा है। कितना वर्क कर रहा है वो एक अलग चीज है, वो प्रैक्टिस से होता है कि कितना प्रैक्टिस करते हो। तो अब भूलने की जो समस्या आप जो बता रहे हैं कि आप जो बहुत प्रैक्टिस करेंगे और बहुत चिंतन करेंगे, हमने आपको पढ़ाई का एक तरीके बताया कि आप कॉपी और किताब से ज्यादा पढ़ाई आपकी सबसे ज्यादा होगी। आप सोचते रहिए हर समय पढ़ाई के बारे में, उसके बारे में। आप सोचिए ना कि अभी हमने स्टेप ऑफ टीचिंग क्या बताया, आप सोचिए ना कि टीचिंग की क्या डेफिनेशन बताई, आप सोचिए ना कि बाइटर और नर्वर क्या है, सोचिए। तो ये इससे आपका अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस मजबूत होगा। तो भूलना जो है एक्चुअली में मेमोरी का, हमारी विस्मृत होना नहीं है कि विस्मृत हो गया चला गया, वो याद नहीं आना होता है। अगर आपने कोई चीज बहुत अच्छे से याद कर ली है, बहुत अच्छे से समझ ली है, और उसके बाद फिर वो नहीं निकल कर आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चला गया, वो है कहीं। हमें बस वो टेक्निक हमारी डेवलप नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा दिमाग इतना तेज नहीं है। तेज का मतलब ही होता है कोई भाई धीमा चलता है, कोई तेज चलता है। अभी हम सब लोगों को दौड़ा दिया जाए तो कोई और आगे पहुंच जाएगा, कोई बीच में पहुंचेगा, पीछे पहुंचेगा। तो हर किसी व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग हैं। तो ऐसे मानसिक क्षमताएं भी अलग अलग हैं। कोई ज्यादा याद कर लेता है, उसको ज्यादा याद बना रहता है, और कोई ज्यादा याद कर लेता है, उसमें उसे कुछ भी नहीं याद रहता है, कोई किसी को थोड़ा सा याद रहता है। तो ये सब सिस्टम है अनकॉन्शियस से सेमी कॉन्शियस में, और कॉन्शियस में आने का पैटर्न कि किसका कहां तक पहुंच गया। भूलते कभी कुछ नहीं वगैरह याद कर लिया तो। अच्छा, ये जो चीज आप याद कर लेते हो बहुत अच्छे से, और खूब भूल कतई नहीं याद आ रहा मौके पे, और उसका जब किताब कॉपी देखते हो तो फिर याद आ जाता है ना कि हाँ यही था। तो क्यों आ जाता है? क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस में था, कॉन्शियस में आ गया तुरंत। तो अनकॉन्शियस ही किसी व्यक्ति का अगर मजबूत होता है तो वही व्यक्ति अनुभवी माना जाता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है, कॉन्शियस वाला नहीं। ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा केवल काम चलाने वाला, केवल
व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। बुद्धिमान वही होगा जिसका अचेतन मस्तिष्क हो, जिसका अनकॉन्शियस बहुत मजबूत हो, अनुभवों का भंडार हो जिसके पास, जिसने ज्यादा शहरों की यात्रा करी होगी, जिसने ज्यादा लाइब्रेरी देखी होगी, जिसने ज्यादा इंटरनेट में पढ़ाई करी होगी, जिसने किताबें ज्यादा पढ़ी होगी, जो ज्यादा लोगों से मिला होगा, जिसने मेहनत ज्यादा करी होगी, तो उसका अनकॉन्शियस मजबूत होगा कि कम वाले का होगा? उसका ज्यादा होगा। तो यही चीज है, ठीक है। तो ये एक जनरल बता दिया हमने आपको कि इसमें तैयारी करता है, इसमें टीचिंग का फेज है, इसमें मूल्यांकन करता है, और हम उसी में थोड़ा सा और बता दें, 1 मिनट और, समय तो जो कुछ हो गया तो हो ही गया। अचीवमेंट टेस्ट हो गया। अब अचीवमेंट टेस्ट में पता चलेगा कि कौन से बच्चे अच्छे हैं, कौन से बच्चे अच्छे नहीं है, हमें पता चल जाएगा। अब जो बच्चे अच्छे नहीं हैं, तो ये पता करने के लिए हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, कि हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? उपचारात्मक परीक्षण निदानात्मक परीक्षण बोलेंगे। डायग्नोस करने का मतलब ही आप समझ रहे हैं। डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है, खांसी थी, बुखार था, जुकाम था, जीभ दिखाओ, ब्लड प्रेशर चेक कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये जांचे आंचे लिखता है, तो डायग्नोस करता है ना। तो डायग्नोस पता चल जाता है, नहीं कमियों को पता करना। तो जो हमारे में जो अचीवमेंट टेस्ट के बाद हम लोग करते हैं निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कमियों को जानना, और कमियों को जानने का फिर उसके आगे जो स्टेप होती है वो होता है उपचारात्मक शिक्षण, इसको बोलेंगे हम लोग क्लिनिकल टीचिंग। उपचार दिया जाता है। फिर विशेष जो अब जैसे कि हमने आप लोगों को पढ़ाया, अब हमने मान लो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, अब लेकिन वही वाली चीज है कि हम अगर फर्स्ट पेपर में मान लीजिए रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स आता है, तो आता है। आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, आपका हिस्ट्री है, आपका मैथमेटिक्स है, उनको तो मैथमेटिक्स समझ में आ गया, आपको नहीं समझ में आया। तो अब इसके लिए हम जब टेस्ट लेंगे मैथमेटिक्स का, तो पता चल जाएगा आपको नंबर कम आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत दिमाग लगा नहीं समझ, तो आपको एक स्पेशल क्लास दी जाएगी, वो क्लास ही स्पेशल जो होगी वही उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो टीचिंग के प्रकार भी तो हो गए कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है, उपचारात्मक निदानात्मक परीक्षण क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षण यही है कि स्पेशली एक क्लास ऑर्गेनाइज करी जाए किसी स्पेशल पर्सपेक्टिव में, वो हो जाएगी। तो ये है, और थोड़ी बहुत और चीजें हैं कि हम प्रयास करेंगे कल की क्लास में। वैसे भी पुराने बच्चे आज आए भी नहीं है, तो कल आप आइएगा, और क्लास हमारी वही 4:15 या 4:30 से ही होगी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलती है, वो 4:15 4:30 पे छूटती है। तो अगर पहले हो जाएगी तो हम पहले भी आ जाएंगे, तो आप थोड़ा पहले अगर आ भी जाएंगे तो थोड़ा सा अपना डिस्कस वगैरह करना तब तक, ठीक है। हम्म देखो, एक सीधे सीधे एक उदाहरण दे रहे, जैसे कि अगर उसमें अगर ये पूछा जाए शिक्षा के प्रकार बताइए, ठीक है, क्योंकि 9 क्वेश्चन उसमें आने हैं शॉर्ट में, 2 घंटे का टाइम है, तो 2-2.5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है शॉर्ट वाले के लिए। तो उसमें कुछ में तो थोड़ा सा लिख दीजिए, बाकी जैसे पूछा जाए शिक्षा के प्रकार, तो लिखिए शिक्षा के प्रकार, ऐसे एरो बनाइए, लिख दीजिए, औपचारिक अनौपचारिक निरौपचारिक छोड़ दीजिए, ऐसे करिएगा कुछ क्वेश्चन में। मैं 9 क्वेश्चन में 3-4 में से कर दूं, इसमें बन जाए, यही तरीका है। और बहुत मतलब ज्यादा सोचने के चक्कर में भी ना पड़ो, और ज्यादा अच्छा लिखने के चक्कर में भी ना पड़ो, किसी तरीके से पेपर आपको पूरा करना है। डिस्क्रिप्टिव में याद रखिए, यूनिवर्सिटी के पैटर्न ही यही है, कोई पढ़ के कॉपी नहीं चेक करता है, ध्यान रखो। राइटिंग अच्छी जिसकी लिखी है, जिसका भरा हुआ है, और क्योंकि लिखेंगे तो आप कॉन्सेप्चुअली, ऐसा था नहीं कि आपसे हम इकोनॉमिक्स की क्लास, इकोनॉमिक्स की परीक्षा दिलवा रहे, एजुकेशन ही दोगे ना। जैसे ये लोग इंग्लिश कहें तो इंग्लिश ही देंगे ना, ऐसा था नहीं उसमें कुछ भी राम कथा लिख देंगे, तो बस फिर वो अपने विचारों से ही लिखोगे, तो ज्यादा चक्कर ना पड़ना। ज्यादा चक्कर पड़ोगे तो छूटेगा, और कुछ नहीं होगा। कि नॉलेज बहुत अच्छी, ज्ञान बहुत अच्छा आपके पास है, लेकिन परीक्षा में नंबर आपके अच्छे नहीं आए, उन लोगों में से हो जाएंगे।
बहुत लोग होते हैं, बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज, आपके क्लास में भी बहुत ज्ञान का बखान है, बहुत होशियार, बहुत कुछ नंबर नंबर अच्छे, लेकिन परीक्षा में उनको कभी अच्छे नहीं आते, क्योंकि वो बहुत ओवर सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमको बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञानवान है, बहुत हम अच्छे से लिखेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें होता है कि क्वेश्चन छूट जाता है। तो सबसे ज्यादा है कि प्रैक्टिस करिए लिखने की, लिखने की प्रैक्टिस करिए।